हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानपुर ज्ञान। आपका जो भी स्वागत है। तो आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स के 10 ईयर में जो आए हुए हैं एमसीक्यूज में उनको रिवीजन करा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए पूरे चैप्टर्स करने होंगे। इट मीन्स मतलब बेसिक उनका कर लीजिए, आपको ये समझ आ जाएंगे, मतलब फॉर्मूलेज आते हैं इनमें ज़्यादातर। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कहता है 12 और 20 के HCF और HCF में क्या संबंध होगा। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले ऊपर से। ठीक है, तो हमारा जो ये है 12 और 20, हमारा जो पिछला सेट था यानी कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको डाला था उसमें हमें ए और बी वैल्यू नहीं दे रखी थी, यानी कि हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, उसमें हमें कहा था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ संख्या दी हुई है। तो ऐसे चेंज करके आता रहेगा पेपर्स में। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो ऐसे चेंज करके वैल्यू चेंज कर देंगे। तो हमें इसमें कहा है कि HCF और LCM में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि हमेशा जो होगा LCM हमेशा बड़ा होगा। देखिए LCM के बड़े का निशान कहाँ पे है, यहाँ पे LCM बड़ा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों का आंसर निकालेंगे, इसका HCF निकालिए इन दोनों का पहले, फिर इन दोनों का LCM निकालिए। जो आंसर आएगा वो हमेशा HCF के आंसर से LCM का आंसर बड़ा होगा। ठीक है, LCM का आंसर इज ग्रेटर देन HCF। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट की ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें छोटी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखें, इसमें हमें बताना है विच वन इज पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल हमारा वही होगा जिसकी पावर जो है, यानी कि पावर। ठीक है, जैसे x की क्यूब है ना, डी वाले ऑप्शन में 1 की एक ही है, जैसे ए में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें पावर देखनी है, वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि 3 2 1 10 9 7 10 9 8 7 ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए पहले में तो कोई पावर नहीं बनेगी, 1 अपॉन में है। अगर वो ऊपर आएगा तो मतलब उसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, नीचे की पावर नहीं है, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा अगर आपका क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो इस तरह का आंसर तो कभी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने बी और डी क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसकी पावर हाफ है, इसकी 1 है। हाफ और 1 ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, हमें यह देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है। तो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, ये क्यूब और 1, यानी कि इसकी पावर क्यूब है, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा डी। ठीक है, और ये भी हमारा सेम है, बस इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग अलग कर रखे हैं मैंने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कहता है कि इन इफ द इक्वेशंस, हमारी ये दे रखी है, आपको ये थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपके पास कोइंसिडेंट्स लाइन है यानी कि संपाती रेखाएं हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो क्या आप पहचानते हैं कि इस फॉर्मूले को क्या होगा, ये फॉर्मूला बताइए। A/A2 इज इक्वल्स टू B/B2 और इज नॉट इक्वल टू C/C2, C1/C2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है, क्या बता सकते हैं आप। ये हमारा जो फॉर्मूला है हमारा ये है C। ठीक है, ये हमारा C फॉर्मूला है। ओके, यानी पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती है, A/A2, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये हमारा आ गया फिफ्थ चैप्टर में से, जिसमें से 5.1 की एक्सरसाइज है ये, जिसमें हमें डिफरेंस 5.1 का अगर कहा जाए तो तीसरे जने चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा या फोर्थ क्वेश्चन है ये। इसमें हमें बताना है कि AP कौन सी है। तो हमें क्या करेंगे, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें AP फाइंड करनी है। AP फाइंड कैसे करेंगे हम सबका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के देखो पेपर में हमें टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के निकाल के देखो यहाँ पे क्या है 0.2, यहाँ पे 0.22, 2 और 22 के बीच में डिफरेंस देखो आप, 0 पॉइंट हटा दो, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, ये देखिए, फिर 22 और 222 के बीच में 200 का डिफरेंस है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है,
फर्स्ट पे आए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो स्क्वायर होता जा रहा है ना, मतलब इंटीजर्स का, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये क्या है हमारा, यानी कि 2 2 का गैप होना चाहिए, लेकिन 2 का, अगर यहाँ 2 का गैप होगा तो यहाँ पे 2 का टेबल चलेगा, 2 एकम 2 2 4 2 3 6, 6 इसने मिस कर दिया, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कुछ और आ रहा है, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। सी पर आते हैं। सी हमारा है -10 -6, लेकिन जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ माइनस करके देखना। सिंपली क्या करेंगे हम, -10 है -6 है, सेम साइन है तो सेम साइन को काट दो, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि पेपर में जैसे आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कह जाए तो आप उसमें भी काट दोगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि जैसे कि अगर 10 है और 6 है, इसमें से माइनस कर दो उसको, 4 आएगा, ठीक है। 6 और 2 है, इसमें से 2 को माइनस कर दो, 4 आएगा, क्योंकि साइन सेम है। लेकिन अगर अगले वाले के साइन सेम नहीं है तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, जैसे हम सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 4 इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 4 डिफरेंस आ रहा है, और ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 1 3 9 27, चलो ये तो आप देखो, चलो इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे देखने के लिए, लेकिन 9 और 27 के बीच में तो गैप ही नहीं बनता, 1 और 3 और 9 के 27 के बीच में बनता है कोई गैप, नहीं बनता, डिफरेंस तो कोई बनता ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हमें क्या रखा है, इन एन ए पी 10 7 4 13th टर्म, एक ए पी दे रखी है, उसकी 13 टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरा देखे बिना ही चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। इसमें हमें, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा आई होप आपको, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमें कहता है 13 टर्म निकालनी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा होता है, इसे हम एन की जगह पुट कर देंगे। हमारा वो वाला फॉर्मूला होता है ना, ए एन इजकल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन -1 क्लोज ब्रैकेट फिर इनटू डी, ठीक है। उसमें हमें एन की वैल्यू पुट कर देनी है, ए है, डी यहाँ से निकाल लोगे माइनस करके, 7 -10 -3 आ जाएगा, ठीक है। और ए एन हमें निकाल लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा -77 आएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कहता है कि समरूप, यानी कि कॉन्ग्रुएंस बताइए हमें, इसमें कॉन्ग्रुएंस कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले, ठीक है। हिंदी के लिए ऊपर है, इंग्लिश के लिए नीचे है। इसमें जो हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा, या तो उसकी साइड उसके इक्वल होगी, यानी कि कोई साइड दूसरी साइड की, अगर देखो एक साइड 2.5 है तो उसकी सेम साइड या तो 2.5 ही होगी या 5 होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगी कि 2.5 है तो दूसरी 2.7 2.8 2.9 या 3.7 ऐसे हो, नहीं, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से पहले की देखिए, एंगल क्या है हमारे यहाँ पे, ए 60 है 60 है 80 80, ये रहे हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, नॉट सिमिलर, जो नॉट सिमिलर है उसे बताना है। देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2.5 का 5 हो गया, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंस है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन ये देखिए 2.7, 3 का यहाँ पे मैच कर रहा है, 3 दूनी 6, 2 का मैच कर रहा है 2, 2.7 का 5 कभी नहीं होगा, 2.5 का 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 0.02 की वजह से, 0.2 की वजह से कॉन्ग्रुएंस नहीं है हमारा। ये कट्टर इसलिए है, कैंसिलेशन इसलिए है क्योंकि ये हमारा कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ये हमारा क्या है, एंगल, एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। वैसे तो हम ऑप्शन में एक बताना होता है, लेकिन फिर भी बाय चांस मिस्टेक करना, अगर हमारे पास 2 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेक ही करेंगे उनको, ठीक है। 2.5 2.5 5 5 दूनी 10, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अगली। इसमें हमें क्या रखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन द रेशियो ऑफ 3 देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें बताना है। देखिए हमारा जो है यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना, 5:3। हमने पिछली वीडियो में हमें उसमें दे रखा था, हमें साइड्स दे रखी थी कुछ इस तरह, हमें एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है हमारा, स्क्वायर में होता है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें साइड्स दे रखी हों और वो निकालनी हो, क्या कहते हैं, एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे हम इनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें क्या दी हुई है यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं, लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का हमें क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। कुछ इस तरह आपको कन्फ्यूजन जरूर हुई होगी। हमें सिंपली देखो करना क्या, अगर हमें साइड्स दे रखी हो, एरिया निकालना हो, तो हम देखिए एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया कितना दे रखा है हमें 5:3। इसके ऊपर हम रूट डाल देंगे, क्योंकि ये रूट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हमारे पास ये रूट यहाँ पे आ गया, देन हम क्या करेंगे, इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि √5 और √3 हो जाएगा। सिंपल ये करना है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें √3। अब कुछ क्वेश्चन में हमें ना एरिया ऑलरेडी दिया होता है, लेकिन जो वो होता है हमारा क्या कहते हैं संगत भुजाएं दी होती है, लेकिन एरिया निकालना होता है, तो उसमें हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई भी साइड दे रखी है, यही इसे ही मान लेते हैं हम, इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया तो स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखे हैं साइड्स, तो हमें एरिया में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना था, साइड्स निकालनी थी, ठीक है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या था, हमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा है। हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि उसके वृत्त के अंदर से कितने खींचेंगे, अंदर से तो खींचेंगे नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है जो सरफेस से होके जाती है, ठीक है। तो ये वृत्त के बाहर है। इस क्वेश्चन में हमें क्या था कि फ्रॉम अ ड्रॉन आउटसाइड अ पॉइंट एंड ड्रॉन 2 टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स होंगे, 2 टेंजेंट्स होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कितने टेंजेंट होंगे हमारी 2। हम क्या करेंगे अब, एक मिनट यहाँ पे देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, 2 ही होंगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 2 होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं क्या, समांतर रेखाएं क्या होंगी बताइए। अ सर्कल कैन हैव कितनी, यानी हैव कितनी होंगी, पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होंगी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक सर्कल की ये हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये बोला हमें कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो पैरेलल में तो ये 2 ही होंगी, ऐसा थोड़ी होगा कि ये 3 आपस में पैरेलल होंगी, नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरफ वर्टिकल में ये दोनों पैरेलल होंगी अपने, ना कि बीच में एक और आ जाएगी, ना कि 3 पैरेलल होंगी, यानी कि 2 हमेशा पैरेलल होंगे आपस में, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह किसी भी एंगल पे खींच लीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2, यहाँ पे हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10th क्वेश्चन हमारे में क्या कहता है, ये देखिए हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है उसका, ये बताना है किस चतुर्थांश यानी कि किस क्वाड्रेंट में वो स्थित है, यानी कि ठीक है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें पता है हमारा जो एक्स और वाई ग्राफ होता है उसमें हमारे पास ये प्लस और प्लस होता है, ये हमारे पास माइनस और प्लस होता है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस और माइनस होता है, ये हमारा प्लस और माइनस होता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि हमें ये कैसे पता लगा, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बना कर दिखा सकता हूँ, वीडियो अपलोड कर सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा इसके बारे में। हमारे पास देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, प्लस और नेगेटिव किस में आ रहा है, इसमें, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस सिंपल सा। 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदु यानी कि कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट निकालने हैं हमें। अगर हमें पास मिड पॉइंट आ जाए ना, तो आंख बंद करके जो हमारा फॉर्मूला है मिड पॉइंट का वो लगा दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इसमें, x1 + x2 अपॉन 2, और y के लिए हमें क्या लगाना है, y1 y2 प्लस में अपॉन 2। इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या आएंगी, x हमारा क्या आ जाएगा हमारा बताइए जरा, x हमारा 3/2 आ जाएगा, और y भी हमारा 2 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। y x1 y1 x2 y2, ठीक है।
वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, हमारा आंसर ये आ जाएगा बी ऑप्शन का। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं कहता है कि ये तो बहुत ईजी है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियो है मैंने डाल रखी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है, उसमें से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। किसी भी कॉन थीटा के लिए कॉस थीटा तो कभी भी 3/रूट में नहीं आया, यानी कि इसमें क्या है, कोई इसमें क्या रखा है कि किसी भी कोण पर यानी किसी भी थीटा पर कोस की वैल्यू ये है नहीं, या तो 1/2 है या 1/√2 है या फिर 3√3/2 है, ठीक है। तो ये तो हमारा सत्य हो गया रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 13, इसमें मैं कहता है साइन थीटा इज कॉस थीटा सभी मानों पर है नहीं। इसमें क्या रखा हमें साइन थीटा यानी कि साइन का जो एंगल है वो सारे मानों पर यानी कि सारे एंगल्स पर क्या है, इक्वल है, यानी कि अगर साइन थीटा की 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा कॉस थीटा की 30 की वैल्यू होगी नहीं, सिर्फ क्या है वो 30 पर नहीं 45 पर उसकी वैल्यू सेम मैच करती है बस, और किसी पर नहीं, इसलिए ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कहा है कि सभी पर तो नहीं, अगर उसमें कहा था कि किसी एक पर होती है तो हम ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th है। इसमें कहते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल निकालना है हमें, जो हमारा 12 चैप्टर से है। इसका फॉर्मूला आपको 12.1 में ही देखने को मिल जाएगा। इसमें हमारा जो आंसर होगा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, πr² θ/360, यानी कि ये वाला आंसर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसमें हमें ध्यान हो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिला था, इसका हमें वो निकालना था। यहाँ पे थ्री कोई भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेक्टर, इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। आधे फॉर्मूले आपको यहाँ से ध्यान आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, एक हमें शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है और हमें क्या कर रखा है इसमें कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr² प्लस πrl प्लस πr², यही होता है ना, πrl प्लस πr², ठीक है। इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, हमें स्लैंड हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लैंड हाइट है नहीं इसमें, तो इसका आंसर हमारा कुछ लगभग इस तरह आ जाएगा, 20 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पासे को एक बार फेंकने पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब भी करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। पासे को एक बार यानी पासा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा डाइस में हमारे जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, एक करके फिर 2 अलग से होता है, 3 से अलग से, खेला होगा आपने कभी लूडो, ठीक है। उसमें कहता है हमें पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रक्रियाएं होगी, मतलब क्या होंगे पूछा है इसमें, ठीक है। आप कभी एक चीज़ देखिए, संख्या 8 तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि उसने कहा है एक ही वो है, एक ही डाइस है, ठीक है। 8 आने की, गेटिंग 8, ठीक है, यानी कि एक डाइस पे 6 हैं, 7 भी नहीं आएगा उस पर, तो 6 ही आ सकता है, लेकिन 8 ये तो मतलब हो ही सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब पॉसिबल नहीं होता तो 0 हो जाता है वो, ठीक है। आंख बंद करके आज 0 पे टिक लगा दो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो, पर उसे देखोगे पॉसिबल क्यों नहीं है। आपको पता है डाइस में 6 से ज़्यादा तो होते ही नहीं, ठीक है। गुड लक, आपको वीडियो अच्छी लगेगी आई होप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।